नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा पर। बीते मंगलवार को सीएजी की रिपोर्ट जो लिकर स्कैम पर है, वो टेबल होती है और उस पे बवाल मच जाता है। दिल्ली की विधानसभाओं में तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं, उनमें प्रमुख चीजें क्या हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण विभाग यानी कि सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 जिसे राजधानी में शराब के व्यापार को सरल बनाने, उसमें अधिक पारदर्शिता लाने, एकाधिकार पर लगाम लगाने, अधिकतम राजस्व उत्पन्न करने और बेहतर उपभोक्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। कमियों से भरी हुई थी। विधानसभा में पेश की गई 14 सीएजी रिपोर्टों में से एक सीएजी की दिल्ली की शराब की विनिमय और आपूर्ति पर प्रदर्शन लेखा परीक्षा में तत्कालीन दिल्ली सरकार के दोहरे स्वामित्व के मामलों को रोकने के फैसले को महत्वपूर्ण खामियों में एक बताया गया है। जहां शराब के व्यापार में शामिल संस्थाएं शराब के निर्माण और खुदरा दोनों से जुड़ी थी, यानी रिटेल से भी जुड़ी थी और होलसेल से भी जुड़ी थी, जिससे राज्य के खजाने को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ और थोक शराब आपूर्ति का कुछ संस्थाओं तक ही सीमित होना शामिल था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नई नीति का आकलन करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सरकार को एक अलग राज्य पेय थोक निगम के माध्यम से शराब के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की सिफारिश की थी। हालांकि जबकि मंत्रियों के एक समूह जीएमओ, जो मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जिसने अब वापस ली नीति के निर्माण की अध्यक्षता की थी, ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कई थोक व्यापारी प्रवासी प्रॉक्सी प्रॉक्सी स्वामित्व के माध्यम से खुदरा लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम थे और बिना शुल्क वाली शराब की बिक्री में शामिल होना संभव बताते थे। फिर भी इन्हें केवल निजी खिलाड़ियों को L1 लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की गई। इस पर जब सवाल पूछे गए तो बहुत सारी चीजों पे जवाब आए हैं, जिसमें आपने आतिशी को भी देखा होगा, सुना होगा। लिकर गेट के नाम से ये रिपोर्ट मशहूर है। सीएजी रिपोर्ट ने 8 चैप्टर्स यानी कि 208 पेजेस की ये रिपोर्ट बनाई है। 80% जो उसमें तथ्य हैं वो ओल्ड लिकर पॉलिसी स्कैम से रिलेटेड हैं और 2 चैप्टर नई लिकर पॉलिसी स्कैम से रिलेटेड हैं। कॉस्ट जो शराब की थी उसको बढ़ाया गया, उसके दाम को बढ़ाया गया। स्मगलिंग जो थी नेबरिंग स्टेट से हो रही थी, ऐसा आतिशी का कहना है कि नेबरिंग स्टेट से जो स्मगलिंग हो रही थी शराब की और ब्लैक का मार्केटिंग हो रही थी नॉन कंफर्मिंग एरियाज के, उसके चलते हमने उसको रोकने के लिए नई शराब नीति लेकर आए और यही शराब नीति हमने पंजाब में भी लागू की। पंजाब में 2021-22 का उन्होंने आंकड़ा दिया कि जिस तरीके से 6100 करोड़ रुपए का हमने वहां पे राजस्व कमाया 21-22 में, करंट वित्तीय वर्ष में हम उसको 10,000 करोड़ से ऊपर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है शराब पॉलिसी में गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ उसकी इंप्लीमेंटेशन थी, जिसमें एलजी शामिल है। उन्होंने उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, उन्होंने नए ठेके खुलने नहीं दिए नॉन कंफर्मिंग एरियाज में। और उनका यह भी कहना है कि 7वें महीने आते आते पहले सीबीआई की एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद ईडी ईसीआईआर अपनी रिपोर्ट फाइल करता है, जिससे सारे काम पर अंकुश लग जाता है। तो इसका नुकसान हमारा नहीं है, इसका नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि एलजी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ थे, उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। हालांकि सीएजी की जो एलिगेशंस हैं वो कहते हैं कि जो अवार्ड किए गए लाइसेंसेस उसमें वायलेशंस थी। उन्होंने ये भी कहा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी आईएमएफएल प्राइसिंग में। उन्होंने ये भी कहा कि क्वालिटी कंट्रोल इनएडिक्वेट थे। बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल्स या उनको शराब को चेक करना कि वो ठीक है कि गलत है, उस पर भी उसको नजरअंदाज किया गया। रेगुलेटरी फंक्शनिंग कमजोर थी, एग्जीक्यूशन एनफोर्समेंट फंक्शन के जो थे वो पुअर थे और डिजाइन और अवार्ड ऑफ लाइसेंसेस जो है वो किसी योजना के तहत ना देके आपने पक्षवाद के तहत उन लोगों को दिया जिन्होंने आपको पैसा दिया। लॉस ऑफ स्टेट एक्सचेकर कहते हैं कि 2000 करोड़ रुपए का आकलन सीएजी का है। 941 करोड़ रुपए उसमें से जोनल लाइसेंसेस एग्जाम्पशन की वजह से हैं। 800 करोड़ उसमें नॉन टेंडरिंग रिटेल लाइसेंसेस की वजह से हैं कि आपने रिटेल लाइसेंसेस को नॉन टेंडर उसको बगैर टेंडरों के दिया, इस वजह से 890 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान जो है हुआ और 941 करोड़ रुपए जोनल लाइसेंस एग्जाम्पशन के तहत हुआ। इसकी एक रिपोर्ट जो कई अखबारों में छपी है उसमें ये 4 केंद्रीय बिंदु सीएजी रिपोर्ट की वजह से दिए जा रहे हैं कि 2002 का घोटाला जो हुआ 4 वजह से हुआ। सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने के समय
पर परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में असफल रही। इसकी वजह से 890.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के समय ठेकेदारों के नियम में विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट ना वसूलने पर 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये चीजें जो हैं, ये 4 प्रमुख बिंदु सीएजी ने दिए हैं, जो उनकी रिपोर्ट में कहते हैं। और अगर हम आम आदमी पार्टी पे जाएं, जो वो तथ्य दे रहे हैं, जो फैक्ट्स दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने ये कहा कि एक्साइज रेवेन्यू 2021 तक 4100 करोड़ रुपए था पुरानी स्कीम में, और प्रोजेक्टेड रेवेन्यू हमारी न्यू स्कीम में 9000 करोड़ था। जैसे कि हमने दिखाया 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 6100 करोड़ के रेवेन्यू को हम 10,000 करोड़ तक पंजाब में ले गए, क्योंकि वहां हम पे कोई बाध्यताएं नहीं थी, वहां कोई एलजी नहीं थे, वहां कोई ईडी सीबीआई नहीं थी, तो हम अपना काम आसानी से कर सके। दूसरी बात वो कहती हैं कि सीबीआई, ईडी और एलजी ने तमाम ऑब्जेक्शंस इन नोटिफिकेशंस पे लगाए और हमें इंप्लीमेंट नहीं करने दिया, जिस वजह से ये नई एक्साइज पॉलिसी 7 महीने बाद ही विफल हो गई, क्योंकि सीबीआई ने भी अपना केस दाखिल कर दिया और ईडी ने भी अपनी ईसीआईआर फाइल कर दी। कोई फाइनेंशियल स्क्रीनिंग बिडर्स की नहीं की गई। इसमें पॉसिबिलिटी प्रॉक्सी ओनरशिप की बनती है कि आपने उन लोगों को ठेका दिया जिनके साथ आपके संबंध अच्छे थे। विनोद नायर पर भी इल्जाम आज जो है, एक वक्तव्य में कपिल मिश्रा ने कहा कि जो कैलाश गहलोत वहां पे बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के पहले विधायक हैं और उससे पहले वो पिछली सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, कि विनोद नायर नाम का आदमी इनके ऑफिशियल बंगलों में या ऑफिशियल फ्लैट में रहता था और वहां से सारी डीलिंग करता था, और सब शराब के ठेकेदारों को वो डायरेक्टली डील कर रहा था। दूसरी बात वो ये कहती हैं कि फॉर्मेशन लिकर कार्टल्स और मोनोपलाइजेशन के खिलाफ ये नई लिकर पॉलिसी थी। हालांकि ऑपोजिशन का ये इल्जाम है कि आपने लिकर कार्टल्स को और मोनोपोलीज को, मोनोपलाइजेशन को बढ़ावा दिया। आपने नॉन कंफर्मिंग एरियाज में लाइसेंस दिए। L1 लाइसेंस जो थे वो प्राइस आपने कहा कि खुद फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ये लाइसेंसेस आवंटित किए गए तो पहले ये होता था कि जितनी शराब बिकेगी उस हिसाब से पर बॉटल एक्साइज कलेक्शन होगी, पर यहां पर प्रो रेटा बेसिस पर पहले ही तय कर लिया गया कि ठेकों की बोली लगेगी, और ठेकों की बोली में जो अमाउंट तय होगा वो अगले 9 साल या 10 साल के लाइसेंस का फीस होगी। उसमें कितनी शराब बिकती है, कितनी नहीं बिकती है, कितनी डिस्काउंट पर बिकती है, कितनी एमआरपी पे बिकती है ओवर द काउंटर, वो L1 लाइसेंस ही तय करेगा। तो ये भी सीएजी का एक इल्जाम था कि L1 लाइसेंसेस को खुद उनके प्राइसेस फिक्स करने का छूट दी गई, जिससे मैनिपुलेशन को बढ़ावा मिला। और उनका ये भी कहना है, आपका मुख्यमंत्री आतिशी का ये भी कहना है कि ईसीआईआर 8 महीने के अंदर फाइल कर दी गई हमारी इंप्लीमेंटेशन के समय, जिससे हमारा सारा कामकाज जो है वो खराब हो गया। हालांकि कुछ रेवलेशंस भी हैं इसमें। वो रेवलेशंस ये हैं कि जीएसटी रिफंड जो है विदाउट वेरिफिकेशंस किए गए। जो सीएजी ने बताया है, 45.5 लाख औरतों को स्कीम के क्राइटेरिया के तहत जो स्कीम्स थी, जो बाकी की 14 रिपोर्ट्स हैं उसमें, उसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, 45 लाख औरतों को स्कीम के तहत कोई फायदा नहीं मिला। 1000 स्टूडेंट्स को सेम अकाउंट्स में बेनिफिट दिया गया। और ये तमाम इल्जाम जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन के या लास्ट माइल कनेक्टिविटी के, ये बीजेपी पे भी लगते रहे हैं कि आपने एक ही अकाउंट में कितने सारे आरोग्य योजना में, प्राइम मिनिस्टर आरोग्य योजना में अकाउंट खोल दिए, पैसा सब कुछ अनरेलेवेंट अकाउंट में चला गया, जो रेलेवेंट अकाउंट नहीं थे, कुछ ऐसे अकाउंट थे वो बेनामी थे। तो इस तरीके की बातें तो बीजेपी के साथ भी होती हैं। 42.64 करोड़ रुपए की इरेगुलर पेमेंट 2.93 लाख स्टूडेंट्स, यानी कि 2,93,000 स्टूडेंट्स को की गई। इस पर भी सीएजी की एक रिपोर्ट है। और यूनिफॉर्म सब्सिडी स्कीम के तहत एससी ने यह कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज केज्ड पैरट की तरह, यानी कि एक बंद तोते की तरह बात कर रही हैं, जिस पर आतिशी ने टिप्पणी करी कि इरेगुलर सब्सिडी स्कीम पर अगर कोई तंज कसता है तो वो पहले अपनी बगल में झांक के देख ले। सीबीआई और ईडी का तो काम ही है कि जो उनके बॉसेस या उनके आका बोलेंगे वही करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली असेंबली की हम अगर प्रोसीडिंग्स देखें तो दिल्ली में जिस तरीके से एमएलए को निष्कासित किया गया और उनको लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग में भी घुसने से मना कर दिया गया, जिसको लेकर आज दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनके एमएलए ने जय भीम के नारों से प्रदर्शन भी किया। और एक्स पर एक उन्होंने कमेंट भी लगाया, फोटो भी लगाई, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी ने आम आदमी
पार्टी के एमएलएस को विधानसभा में जाने से रोका है। फिर पत्रकारों की विधानसभा में एंट्री पर भी रोक लगाई है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि भाजपा के 6 बार के विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने उनके नाम को मंजूर कर दिया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका समर्थन किया। बिष्ट मुस्तफाबाद से विधायक हैं। इस बीच दिल्ली सरकार में रहे मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीश महल की जांच होगी। अभी शीश महल पर भी बहुत हल्ला मचने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है कि 50 करोड़ से ज्यादा रुपया मुख्यमंत्री आवास पर खर्चा किया, और ये सब काम जो है लॉकडाउन में हुआ, जब कोविड-19 की महामारी थी और त्राही-त्राही मची हुई थी, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। पिछली सरकार की तरह से फॉलोअप नहीं होने की वजह से कई प्रोजेक्ट की लागत दुगनी हो गई है। हम 2000 करोड़ रुपए की शराब नीति घोटाले पर सदन में चर्चा करेंगे, ऐसा परवेश वर्मा ने भी कहा है। तो सरकार ने ऑपोजिशन को पूरी घेरने की योजना बना ली है। सीएम रेखा गुप्ता ने 25 फरवरी को सदन में दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की गलत शराब नीति की वजह से 2002 करोड़ रुपए नुकसान की बात सामने आई थी। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि हम इसकी जांच के लिए 12-14 सदस्यों वाली एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी बनाएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा विजेंद्र गुप्ता ने कहा। भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली जो गांधीनगर से आते हैं, उन्होंने कहा सीएजी ने अनियमितताओं के लिए की ओर इशारा किया है। एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। आने वाले दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। सदन में सभी तरह के विचार रखे जाते हैं। वे आप हर दिन कुछ न कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि वे सीएजी से डरते हैं। वे आप नेता शराब घोटाले में और बुरी तरह फंसने वाले हैं। स्वर में स्वर मिला के अरविंदर लवली ने भी यही बात की। जनता की आवाज विपक्ष और पत्रकार ना उठा सकें, इसलिए बीजेपी ने दिल्ली में लगाया अघोषित आपातकाल, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर मुख्यमंत्री रेखा वर्मा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लोकतंत्र का हत्यारा बताया। पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्टर जारी किया, जो मैंने आपको पहले दिखाया। आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्लाह खान ने कहा कि जिस सीएजी रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, वे लंबे समय से सीएजी के पास है, सीबीआई के पास है। मैंने मांग की थी कि वे भ्रष्टाचार के आरोप साबित करें। जब सभी विपक्षी नेता निलंबित हैं, तो वे विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे करा सकते हैं? ये ठीक कैसे है? ये ओखला के एमएलए अमनतुल्लाह खान ने कहा। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा से ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप लगाया है। उपाध्याय ने विधानसभा में कहा, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर आतिशी राजनीति कर रही हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट और शराब घोटाले पर चर्चा से ध्यान भटकाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मालवीय नगर में भगत सिंह के नाम पर एक पार्क है। पार्क में स्थापित उनकी एक मूर्ति पिछले 3 सालों से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। अगर अरविंद केजरीवाल आतिशी और उनकी पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करती है, तो वे इन मूर्तियों की मरम्मत करवाते, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए किया। कल हमने मूर्ति पर कपड़ा डलवाया है। हम अगले 1 महीने में एक नई मूर्ति स्थापित करेंगे या इस मौजूदा मूर्ति को बहाल करेंगे। तो भगत सिंह को लेकर भी बहुत सारी राजनीति हो रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और आप पार्टी की नेता आतिशी में कहती हैं कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आप विधायक विधानसभा से निलंबित हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यहां तक कि संसद में भी निलंबित होने के बाद गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर हमें कैसे रोका जा रहा है? हमने स्पीकर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और आम आदमी पार्टी की नेता पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ जय भीम के नारे लगाने वाली तख्तियां लेकर विधानसभा परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, और दिल्ली सीएम ऑफिस के बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने भी आ गई। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया, भाजपा की सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह से सीएम ऑफिस की एक तस्वीर जो है हटा दी गई है। इसके कुछ घंटे बाद ही भाजपा ने सीएम ऑफिस पे एक तस्वीर जारी की, कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। सीएम ऑफिस में अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगी हुई हैं, बस उनकी जगह बदल दी गई है। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान सोमवार को आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया था। ऐसा ही कुछ बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर पार्लियामेंट में भी आपको याद होगा कि उनकी प्रतिमा हटाई गई थी और उस पर भी विपक्ष ने सरकार को साधा था।
पहले विधानसभा सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलना था। इस हिसाब से आज इसका आखिरी दिन था, लेकिन बाद में सत्र 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। एलजीवी के सक्सेना जब भाषण दे रहे थे, तब आप पार्टी के विधायकों ने मोदी मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार के सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट भी पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। एलजीवी के सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इस सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पॉलिसी कमजोर थी, लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हमला किया। एलजीवी के सक्सेना जब भाषण दे रहे थे, तब आम आदमी पार्टी के विधायक जो है मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। सदन के बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गई? क्या पीएम मोदी बाबा साहब अंबेडकर से भी बड़े हैं? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के समय हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई गई थी। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं अंबेडकर साहब को लेकर और भगत सिंह को लेकर, तमाम चीजें होती हैं। और सरकार जो है अब बीजेपी की है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से उनका आचरण पार्लियामेंट में चलता है, वैसे यहां भी चलेगा। स्पीकर ऑपोजिशन की एक नहीं सुनेगा। अब देखना यह है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, राष्ट्रीय संयोजक या राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए अरविंद केजरीवाल, उन पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ तो उनको मिला हुआ है, पर आने वाले समय में क्या और केसेस उनके ऊपर दाखिल होंगे? मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी ने ऑलरेडी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है, जिसमें केस को दोबारा शुरू करने की उन पर उन्होंने गुजारिश की है। आने वाले समय में ये सब चीजें क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा, हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं आज्ञा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।